खबर सामने आ रही है। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है, जहां क्यूआर कोड पर यूपी सरकार का आदेश जारी रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्यूआर कोड पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार है। कांवड़ मार्ग पर दुकानदार क्यूआर कोड लगाएंगे, क्यूआर कोड से विक्रेताओं की पहचान होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी और याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सरकार ने कांवड़ मार्ग पर सभी खाने पीने की दुकानों और ठेलों पर क्यूआर कोड स्टिकर प्रदर्शित करने और साथ ही दुकानों के बाहर बैनर लगाकर दुकान मालिक के नाम को प्रदर्शित करने को कहा गया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा था। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला इस मामले में सामने आ गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां देखिए, याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सरकार ने कांवड़ मार्ग पर सभी खाने पीने की दुकानों और भोजनालयों पर क्यूआर कोड स्टिकर प्रदर्शित करने और साथ ही दुकानों के बाहर बैनर लगाने के लिए कहा था, नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अब बड़ा फैसला सुनाया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहना भेदभाव है और साथ ही एक कांवड़ियों के लिए संकेत है कि उन्हें किस दुकान से को नजरअंदाज करना है। तो ये पूरा मामला था और देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांवड़ यात्रा से जुड़ी खबर है। और सचिन मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है। क्यूआर कोड को रोक लगाने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या और जानकारी? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के जो कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले चाहे होटल हो या दुकानदार हो, क्यूआर कोड लगाने के आदेश को अब जारी कर दिया है और सभी दुकानदार और होटल ढाबे संचालक अब इस क्यूआर कोड को अपने अपने दुकानों पर लगाएंगे। हालांकि जब क्यूआर कोड लग रहा था तो इसका विरोध कई लोगों ने किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया है कि क्यूआर कोड से जो स्थिति है वो पारदर्शिता रहेगी और जो यात्री है, चाहे वो यात्री हो या फिर शिव भक्त कांवड़िए, उनकी सुरक्षा भी रहेगी। तो अब दुकानदारों को ये आदेश मानने पड़ेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट ने अब इस क्यूआर कोड पर रोक से इनकार कर दिया है, ये अब स्थिति स्पष्ट हो गई है कि अब कांवड़ यात्रा के दौरान को दुकानदार होगा। जी बिल्कुल, एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है और कहीं ना कहीं यूपी सरकार को एक बड़ी राहत भी यहाँ पर मिली है। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। सचिन, क्या आपके दुकानदारों से, जो यात्रा मार्गों पर दुकानदार हैं, उनसे बात हो पाई है? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया है, क्या उनका कहना है, प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए मयूरी, अभी तक ये तो नहीं कहा जा सकता कि ढाबा संचालकों की राय क्या है, लेकिन कई कांवड़ मार्ग पर कई ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने पहले से ही, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने क्यूआर कोड लगाने की बात की थी, तो जगह जगह दुकानदारों ने कांवड़ यात्रा को लेकर, चाहे वो सुरक्षा हो या फिर पारदर्शिता की स्थिति, उसको लेकर जगह जगह क्यूआर कोड दुकानों पर सस्ता कर दिए थे। और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासन को आदेश दिया था कि दुकानों की चेकिंग हो, क्यूआर कोड लगे या नहीं। तो मुजफ्फरनगर में कई ऐसी दुकानें और ढाबे थे जहाँ क्यूआर कोड लगा है और इस समय अगर दुकानदार की हम बात करें तो दुकानदार भी इस बात से खुश है, क्योंकि पिछली बार कांवड़ यात्रा में जो कांवड़ यात्रा के दौरान नाम प्लेट लिखने का विवाद चला था, उसके बाद दुकानदारों ने खुद अपनी दुकानों के बाद बड़े बड़े अक्षरों में साफ लिख दिया था कि दुकान आखिरकार किसकी है, चाहे वो प्रोपराइटर हो दुकान का या फिर वहाँ मौजूद कर्मचारी। जी बिल्कुल, लियाकत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। क्यूआर कोड को लेकर देखिए लगातार कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। क्यूआर कोड अब अनुमान रहेगा, इसे लगाना ही होगा और नाम भी प्रदर्शित करना होगा। कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला लिया गया है, किस तरह से इसे देखा जाए? आदेश आया था, आदेश के बाद सहारनपुर जिला प्रशासन द्वारा जो कांवड़ मार्ग है उसके ऊपर जो दुकानें हैं, संस्थान है,
उनके ऊपर उनके रेट लिस्ट लगाई गई थी और जो क्यूआर कोड लगाए गए थे, ताकि जो दुकानदार है उसके कर्मचारी और दुकानदार का क्यूआर कोड स्कैन करने के साथ पता चल जाए। हालांकि जिस तरीके से जो कांवड़ मार्ग है उस पर जो मुस्लिम लोगों के संस्थान थे उन्होंने पहले ही बंद करने का फैसला कर लिया था। किसी भी मुस्लिम ने कांवड़ मार्ग पे कोई दुकान या होटल ढाबा नहीं खोला है, लेकिन वहां पर जो लिस्ट लगाई गई थी और क्यूआर कोड लगाए गए थे वो इसलिए लगाए गए थे कि किसी भी का यानी किसी भी संस्थान का, किसी होटल ढाबे का जो क्यूआर कोड है उसको कोई भी स्कैन करके ये जान सकता है कि ये संस्थान किसका है, किसी हिंदू का है, मुस्लिम का है, किसके नाम का है, जिसे लेकर सरकार द्वारा एक आदेश दिया गया था लगाने के लिए। कुछ लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट पे जो याचिका की गई थी। जी ठीक है, हमारे साथ लियाकत जुड़े हुए हैं। लियाकत, एक बड़ा फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट का सामने आ गया है, क्यूआर कोड अब बरकरार रहेगा, इससे कोर्ट ने इनकार कर दिया है। क्या आपकी संचालकों से बात हो पाई है, दुकानदारों से बात हो पाई है कि इस फैसले को वो किस तरह से देख रहे हैं? लियाकत से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, जो संचालक हैं, क्या उनसे आपकी बातचीत हो पाई है? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना है उनका? क्योंकि एक विरोध भी कहीं ना कहीं एक तबके का देखने को मिला था इसको लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम पिछले साल भी देखे थे कि कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट को लेकर के विवाद शुरू हुआ था, फिर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता। इस साल भी वो विवाद शुरुआती दिन से ही देखने को मिला, लेकिन जब आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि सभी दुकानदारों को अपना लाइसेंस के साथ साथ क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य होगा, क्योंकि हम लगातार कई ऐसे तस्वीरें देखते थे कांवड़ यात्रा के दौरान जो हिंदू नाम से दुकानें चलाते थे, लेकिन वो उसके जो ऑर्गेनाइजर होते थे, जो उसके मालिक होते थे, वो मुसलमान होते थे। तो कहीं ना कहीं इस पे लगातार जो श्रद्धालु थे वो आपत्ति जता रहे थे। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है तो ये आने वाले समय में एक नजीर साबित हो सकता है, क्योंकि यदि हम दिनों का जिक्र करें तो महज अब 2 दिन में जो शिवरात्रि है, जो जल चढ़ाने का जो समय है, वो अब कहीं ना कहीं बहुत ही नजदीक आ गया है। लेकिन आने वाले समय में इसको लेकर के किसी भी तरह का विवाद ना हो, किसी भी तरह के विवाद जिस तरह से देखने को मिल रहा था कि नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है, क्योंकि सत्ता पक्ष इसको लेकर के आई थी, लेकिन विपक्ष लगातार इस पे हंगामा कर रहा था। लेकिन जब आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा ही ऐतिहासिक कह सकते हैं कि फैसला दिया गया, जो भी कांवड़ यात्रा के रूट में जो भी दुकान लगाते हैं उनके लिए ये अनिवार्य होगा कि वो अपने लाइसेंस के साथ साथ क्यूआर कोड वो लगाएंगे, ताकि उनका जो नाम है, जो उनका जो लाइसेंस है, किस नाम से वो दुकानें चला रहे हैं, क्या कुछ है, वो जानकारी यात्रियों को मिल सके, श्रद्धालुओं को मिल सके, किसी भी तरह की उनके साथ भेदभाव ना हो, किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि कई आरोप लगाए जा रहे थे, कई तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से सामने आ रही थी कि दुकान हिंदू के नाम से चलाया जाता है, लेकिन उसके जो मालिक है वो कहीं ना कहीं मुसलमान रहते थे। तो इसको लेकर के जगह जगह पे विवाद देखने को मिला, जो श्रद्धालु थे वो आपत्ति जताए थे, और पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लंबे बहस के बाद एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अब देखना ही होगा कि इसका जमीनी स्तर पे कितना खास असर रहने वाला है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश सरकार की कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत इसको बता सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ की जो अध्यक्षता में बैठक, बिल्कुल दीपक, जिस तरह से फैसला लिया गया है, देखने वाली बात होगी कितना इसका इम्पैक्ट पड़ता है। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद जानकारियों के लिए। और इसी बीच उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से हड़कंप मच गया है। पटाखा बना रहे एक मजदूर की जान तक चली गई है। सीओ और एसएचओ मोरावा मौके पर पहुंचे हुए। गांव के बाहर खेत में पटाखा फैक्ट्री थी। ये बता दें कि मोरावा थाना क्षेत्र के पारा गांव की घटना बताई जा रही है, जहां ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां से बड़ी खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पटाखा बना रहे एक मजदूर की जान भी गई है। सीओ और एसएचओ मौके पर पहुंचे हुए हैं और संकल्प हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, एक की जान चली गई है, क्या अपडेट सामने आ रही मामले को लेकर? और देखिए, मोरावा थाना क्षेत्र के पारा गांव की घटना है, जहां कुछ देर पहले विस्फोट हुआ है। बड़ी तेज विस्फोट होने से एक मजदूर जो इस फैक्ट्री में काम करने वाला था, उसकी मौत हो गई है।
सूचना पर मौरावा थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और जो राहत बचाव कार्य है वो किया जा रहा है। फिलहाल जो लाइसेंस धारक है उसके पास 12 किलो का लाइसेंस था, पटाखा बनाने का लाइसेंस था, लेकिन फिलहाल जो अग्निशमन के फायर ब्रिगेड के जो इक्विपमेंट होते हैं, यंत्र होते हैं, वो लगातार उनके पास पूरे नहीं थे। फिलहाल जो अधिकारी है लगातार इस मामले की जांच कर रहे हैं। जो शव है उसको निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जो घायल है उनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही और घटना कैसे हुई इसकी भी वजह का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, मामले में अब जांच पड़ताल भी की जा रही है। आखिर ये घटना कैसे घटी, इसको लेकर जांच पड़ताल हो रही है। एक मजदूर की जान चली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं उन्नाव से। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, जिसके बाद से ये हड़कंप मचा हुआ है, जहां पटाखा बना रहे एक मजदूर की मौत भी हो गई है। मामले में आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, वजह तलाशने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे है। गांव के बाहर ये पटाखा फैक्ट्री थी जिसमें विस्फोट हुआ है और हड़कंप मचा हुआ है। मौरावा थाना क्षेत्र के पारा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। उन्नाव से ये खबर आपको बता रहे हैं। पटाखा बना रहे एक मजदूर की जान तक चली गई है इस हादसे में। सीओ और एसएचओ मौरावा मौके पर पहुंचे हुए, जांच पड़ताल की जा रही है, आसपास लोगों से पूछताछ की जा रही है। गांव के बाहर ये पटाखा फैक्ट्री है जिसमें विस्फोट हुआ है। आसपास अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। मौरावा थाना क्षेत्र के पास गांव की घटना बताई जा रही है। तो पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का ये पूरा मामला है और विस्फोट से हड़कंप मचा हुआ, एक की जान गई है। पटाखा बना रहे मजदूर की जान चली गई है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और जांच पड़ताल की जा रही है। तो पटाखा बना रहा था मजदूर, जिसमें एक की मौत भी हुई है। बड़ी घटना घटी है। सीओ और एसएचओ मौके पर पहुंचे हैं। तो गांव के बाहर खेत में ये पटाखा फैक्ट्री है और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है और एक मजदूर की जान तक चली गई है। आसपास अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो जोरदार ब्लास्ट हुआ है, मजदूर की जान तक चली गई है। उन्नाव से ये खबर आपको देखिए, धुएं का गुब्बार किस तरह से उठ रहा है। पटाखा फैक्ट्री है, ये खेत में ये फैक्ट्री स्थित है और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। दर्दनाक हादसा हुआ है, एक मजदूर की मौत हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जोरदार ब्लास्ट हुआ है और मजदूर ने इस हादसे में अपनी जान तक गंवा दी है। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए हैं, हड़कंप का माहौल देखने को मिला, अफरा तफरी मची है। पटाखा फैक्ट्री की तस्वीरें जहां विस्फोट हुआ है। और खबर चंदौली से है, जहां अरविंद यादव हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। अरविंद की बेटी ने किए चौंकाने वाले खुलासे, जहां हत्या से पहले पुलिस को फोन किया गया था, फोन पर गंभीर आरोप लगाए गए। पुलिस ने मामले में लापरवाही दिखाई है, ये बेटी का कहना है। अरविंद यादव हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। चंदौली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के अथरना गांव में सोमवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसमें लोगों में दहशत फैल गई। जिम संचालक और प्रॉपर्टी डीलर अरविंद यादव उर्फ बिट्टू की 8 बदमाशों ने गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। 4 बाइक पर सवार बदमाशों ने पहले अरविंद को बाहर बुलाया, फिर मारपीट करते हुए सिर और गर्दन और पीठ में ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। घटनास्थल पर ही अरविंद ने दम तोड़ दिया। हमलावरों ने उसकी थार गाड़ी पर भी हमला कर शीशे तोड़े और 2 गोलियां चलाई। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है और इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। तो एक की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंदौली के मुगलसराय थाना क्षेत्र में जिम संचालक और प्रॉपर्टी डीलर अरविंद यादव उर्फ बिंदु की 6 बेखौफ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस वक्त हमारी मौजूदगी स्पॉट पे है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यही वो जिम है जहां पर अरविंद यादव मौजूद थे, जिसके बाद जो है 6 बदमाश जो बाइक सवार बदमाश थे वो पहुंचते हैं और यहीं पे उनकी जो गाड़ी है थार वो खड़ी रहती है। सबसे पहले थार पे फायरिंग की जाती है, जिसके बाद गोलियों की आवाज़ सुनकर अरविंद यादव बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद बदमाशों द्वारा उनके ऊपर गोलियाँ चलाई जाती है, जिसके बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इधर की तस्वीरें हम आपको दिखाएँ तो देखिए ये
यहाँ पर अभी भी जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं। जो घटना स्थल है, हम घटना स्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखें जो तस्वीर है, तस्वीर में जो ब्लड के जो धब्बे हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके अलावा अरविंद यादव जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते थे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी हत्या की गई है, इसको पटना की जो घटना है, जिस तरीके से चंदन मिश्रा की हत्या की गई थी, उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। और इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और कहीं ना कहीं जो पुलिस है परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर ली है। 5 जो नामजद हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बताया ये भी जा रहा है कि उसमें से एक जो बदमाश है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो बाकी आरोपी हैं जो फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है टीम गठित कर दी गई है। चंदौली से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं अरविंद यादव बिंदु के घर पे, जिनकी हत्या बेखौफ बदमाशों ने जिम के बाहर कर दिया था। हम तस्वीरें उनके घर की दिखा रहे हैं। आप देखें हत्या के बाद से किस तरीके से घर में मातम पसरा हुआ है। बॉडी का इंतज़ार किया जा रहा है। लगातार जो लोग हैं यहाँ पे वो जो है डरे समय दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो घर में परिजन हैं वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। फिलहाल घर में कुछ परिजन हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम है? हमारा दीपक का नाम है, दीपक यादव। आप अनुराग जी अरविंद जी के क्या लगता वो छोटे भाई हैं। है? कैसे जो बेखौफ बदमाश थे उनकी हत्या की है? क्या वो जिम पर सोए हुए थे 4 व्हीलर में, वो सब आए 7-8 संख्या में, जनसंख्या में, सीधे फायर किए, ऑन द स्पॉट मौत हो गया। पुलिस की कार्रवाई? एक आरोपी हो गया है सर, 6-7 अभी बचे हैं। मेरा सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि उन सब जल्द से जल्द अरेस्ट न करे, उन सब ठोकाई करे। लड़ाई कुछ नहीं चल रहा था, वो सब छूट के जेल से आए हैं, अपराधी थे पहले से ही, पहले हाँ हत्या कर चुके हैं। वो सब 3 महीना पहले छूट के आए हैं सर। घर पे आए थे और गाली देने लगे तो कोई गेट नहीं खोला तो जिम पे गए पापा को मारने के लिए। पहले घर आए थे? हाँ। ये अरविंद यादव का बेटा है। पहले जो बदमाश थे वो घर पे आए थे? हाँ जी, वो घर पे आए थे और यहाँ पे दरवाज़ा भी पीटा। हमने पुलिस को कॉल कर दी थी लेकिन वो टाइम से आ नहीं पाए। जहाँ कि हमने मैक्सिमम देखा ऑनलाइन वेबसाइट पे तो दिखा रहे हैं कि पुलिस टाइम पे पहुँची, लेकिन पुलिस टाइम पे नहीं आई थी। पुलिस को अगर वो टाइम पे आ जाती तो आज मेरे पापा मरते नहीं। अगर पुलिस टाइम पे आ जाती तो मेरे पापा आज मरते नहीं। और अगर मैंने कॉल किया और एक पुलिस जो था वो मेरे से बदतमीजी से बात की और उसने बोला कि किसी घर के बड़े बुजुर्ग से बात कराओ। मैं किससे बात कराती? घर पे कोई होना भी चाहिए। पुलिस को कॉल किया था लेकिन समय से नहीं आई? नहीं आई। उन्हें ढीमा में इतने 7500 कांड हो रहे हैं, नहीं पता उन्हें ढीमा कहाँ है। बिंदु का घर नहीं पता। अगर चाहे तो पूछ के नहीं आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आना चाहे। तो यहाँ से जो बदमाश थे वो सीधे जिम चले गए? हाँ, यहाँ से चले गए। वहाँ पे मेरे पापा जो जिम से उन्हें बुलाया गया और उन्हें सीधे गोली मार दी गई। हमने अपनी आंखों से देखी गोली चलते हुए। हम पे क्या बीत रही है हमें नहीं पता। जो अगर वो पुलिस अगर टाइम से आ गई होती तो मेरे सच में मेरे पापा नहीं जाते आज। चंदौली से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। और खबर लखनऊ से है, जहां ईशानीन होटल में कर्मचारी की हत्या हुई है। होटल कर्मचारी दिवाकर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोपी आकाश तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किसी लड़की के साथ होटल आया था आकाश। किसी बात पर आकाश और दिवाकर में विवाद हुआ। थोड़ी देर बाद आकाश ने गोली मारकर हत्या की। गोमती नगर के विकल्प खंड में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। तो इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो किसी बात पर आकाश और दिवाकर में विवाद हुआ था और विवाद के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। थोड़ी देर बाद आकाश ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो गोमती नगर के विकल्प खंड में हत्या की घटना हुई है। ये लोग किस गाड़ी से आए थे? तो ईशानीन होटल में कर्मचारी की हत्या की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोली मारकर हत्या की गई है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। फोन घर पे गया, हमारा भांजा रहता होटल पे भी ना, साथ में था। हाँ। वो फोन किया घर पे, फिर घर वाले हमको आए, उठाए लेके आए इधर। तो यहाँ आने के बाद पता चला गोली लगी है। अभी हम उस होटल तक गए नहीं सर। उस होटल तक अभी हम गए नहीं, हम डायरेक्ट इधर ही आए। फोन इधर से जा रहा था चौकी से।
थाना चिनट के विकल्प खंड इलाके में ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं होटल ईशान इन, इसी में एक युवती जो है वो कल बताया गया कि होटल के कमरा नंबर 301 में रुकी हुई थी। इसी दौरान उसका जो परिचित था आकाश तिवारी वो उसको लेने देर रात पहुंचा हुआ था। इसी दौरान उसको ले जाने के दौरान जो कर्मचारी होटल का दिवाकर यादव उसने उससे पूछताछ की और इस दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया, यानी आकाश तिवारी दिवाकर के बीच जो है विवाद हुआ, जिसके बाद आकाश तिवारी युवती को लेकर के यहाँ से वापस चला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस आया और सीधे दिवाकर यादव को, ये जो गेट आप देख रहे हैं होटल का, यहीं पर जो है दिवाकर से पहले विवाद किया। उसके बाद दिवाकर को एक के बाद एक 2 से 3 गोलियां मारी। दिवाकर यहीं पर खून से लथपथ हालत में गिर गया और खुद जो है वो युवती को लेकर के फरार हो गया। जिसके बाद होटल का जो मालिक है उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पे पहुंची तो सीसीटीवी खंगाले गए। पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हुई है, क्योंकि आप देखिए कि होटल के कॉर्नर पे आप देखिए यहाँ पर जो है ये होटल जो है वो सीसीटीवी से कैद है, क्योंकि घटना यहीं गेट पर हुई है, लिहाजा पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी को अपने कब्जे में लिया है, उसको जांच के लिए भेज दिया है। अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। और खबर लखनऊ से है, जहां इंदिरा नगर में मनोज की हत्या के मामले से जुड़ी एक खबर है। बता दें कि मनोज की हत्या का सीसीटीवी सामने आया है। सोनू ने साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी, जहां सन्नी कश्यप और सलामू रंजीत रहमत ने हत्या की। 10 साल पहले सोनू की मां की पिटाई हुई थी। मृतक मनोज और उसके पिता ने पिटाई की थी। बदला लेने के लिए सोनू ने मनोज को मार डाला। इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए सन्नी कश्यप, सलामू और रंजीत रहमत ने हत्या की थी। 10 साल पहले सोनू की मां की पिटाई हुई थी और इसी का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। तो मनोज मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। घटना का देखिए सीसीटीवी सामने आया है, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की गई है। और खबर लखनऊ से है, जहां पूर्णिया स्थित हर्षा हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। 3 साल के बच्चे शशांक की लापरवाही से जान चली गई है। रात में अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। डॉक्टर से फोन पर बात कर स्टाफ ने इलाज किया। स्टाफ और चपरासी फोन पर बात कर इलाज करते रहे। लापरवाही से 3 साल के शशांक की जान चली गई है। हर्षा अस्पताल का मालिक कोविड में जेल गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में जेल जा चुका है। शहजाद अली के एक इंजेक्शन के 25,000 वसूलता था। ठेके पर डॉक्टरों के भरोसे अस्पताल चल रहा है। बता दें कि मडियाओं में सीतापुर रोड पर है ये हर्षा हॉस्पिटल। और अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद, एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर अस्पताल की देखने को मिली है। एक बच्चे की जान चली गई है, क्या ये पूरा मामला है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये पूर्णिया पर स्थित बताया जा रहा है हर्षा अस्पताल का मामला है। यहाँ पर लापरवाही का जो आरोप है वो यहाँ के डॉक्टर पे लगा है। आरोप परिजनों का ये है कि डॉक्टर जो बड़े डॉक्टर थे वो अस्पताल नहीं आया। फोन पर जो स्टाफ था अस्पताल का उनको तमाम हिदायत देते रहे इलाज की, और उसी में बताया जा रहा है कि बच्चे की जो है मौत हो गई है। तमाम आरोप जो है वो अस्पताल के ऊपर लगे हैं। फिलहाल परिजनों ने जो आरोप जो लगाए हैं पुलिस उसकी जांच कर रही है और आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अगर जांच में किसी तरह का अस्पताल में दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ बताया जा रहा है बड़ी कार्रवाई होगी। तो बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो हर्षा हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी लापरवाही यहाँ पर अस्पताल की देखने को मिली, जिसमें बच्चे की जान चली गई है। और खबर बस्ती से है, जहां 3 लापता बच्चों का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में कल से लापता थे। गांव से कुछ दूर तालाब किनारे शव मिला है। तीनों के शरीर पर चोट के निशान मिले। 8 साल का आयुष, 10 वर्षीय आदित्य संग भाई, तीसरा मृतक बच्चा विराट पड़ोस में रहता था। बच्चों के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक तालाब में डूबने से मौत हुई है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के लौरौली गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है।
तो लापता क्रम बच्चों में जब जानकारी किया गया तो पता चला कि कल शाम में लगभग 6 बजे के आसपास ये तीनों बच्चे एक ही साइकिल पर यहाँ के लिए निकले थे और उसी दौरान कहीं की मोटर डूबने से मृत्यु हुई है। काफ़ी ज़्यादा पेट में पानी भरा हुआ है और बॉडी को तुरंत हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया है। इसमें आगे की आवश्यक विधि कार्रवाई कराई जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती जिले के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के लोहरौली गांव में, जहां आपको बता दें कि एक 3 बच्चे कल शाम से ही वो लापता थे। हर परिजन इस वक्त रोड लग रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। दादा क्या हुआ था? सरकार 7 बजे तक 7:30 बजे कुल खेला था गायब लड़का। कौन कौन से बच्चे क्या नाम किए? क्या 10 साल का एक भी पढ़ा नदिया बढ़का आए तो 5 भी पढ़ा हत्या की गई। अब सरकार अब हम देखे ना है तो का कहे सरकार पानी में बहावल मारे कवन के, चाहे पानी में साहब बोरी के मारे होए चाहे मार के ले जाके बहाए होए, किसी से लेकिन सरकार वही की सरकार हमसे दुश्मनी के हो पूरे गांव में नहीं बहाए, हम दुश्मनी के हो के लांछन नहीं लगाए। हाँ सरकार हमारे दुश्मनी के हो हम लांछन नहीं लगाए। भारत समाचार के लिए बस्ती से अनुज प्रताप सिंह। और खबर आगरा से है, जहां 18 बांग्लादेशियों को 3 साल का कारावास हुआ है। फर्जी आधार और पैन कार्ड हुए थे बरामद, जहां 18 बांग्लादेशियों को अदालत ने दोषी माना है। बता दें कि सीजेएम कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है। 5 फरवरी 2023 को पुलिस ने छापा मारा था। आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 14 में छापेमारी की गई थी। पुलिस ने बस्ती से 28 बांग्लादेशियों को पकड़ा था। अन्य 10 आरोपियों का मामला अभी भी विचाराधीन है। तो 18 बांग्लादेशियों को सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोर्ट ने सभी को दोषी माना है। 5 फरवरी 2023 को पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की थी। आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 14 में ये छापेमारी की गई थी और करीब 28 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था। देखिए अन्य जो 10 आरोपी हैं उनका मामला अभी भी विचाराधीन है। इस मामले में आगे सुनवाई की जाएगी। 18 बांग्लादेशियों को 3 साल का कारावास हुआ है। ये बड़ी खबर आगरा से आपको बता रहे हैं। और सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई है 18 बांग्लादेशियों को? देखिए 5 फरवरी 2023 को आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 14 में पुलिस ने और एटीएस ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन में छापेमारी करी थी, जिसमें 28 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था। उन पर आरोप था कि वो फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड उनके जरिए यहाँ तक पहुंचे और यहाँ वो जो कि झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे, जिसमें 18 बांग्लादेशियों को 3 साल का कारावास सुनाया गया है। और 10 आरोपी जो बांग्लादेशी हैं उनका भी मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। जो वहाँ तत्कालीन थाना सिकंदरा में तैनात इंस्पेक्टर थे गौरव कटिया, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था और उसी सीजेएम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, जिसमें आज फैसला आया है और 18 बांग्लादेशियों को 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर अलीगढ़ से है, जहां पुलिस के 50,000 के इनामी से मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश गिरफ्तार हो गया है। कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की गई है। थाना अकराबाद स्वाट टीमों को सफलता मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश गिरफ्तार किया गया है। तो कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई है। थाना अकराबाद और स्वाट टीमों को सफलता मिली है। तो पुलिस की 50,000 के इनामी से मुठभेड़ हुई। अलीगढ़ का ये पूरा मामला है। पुलिस द्वारा जब उसको चेकिंग के लिए रोका गया तो उक्त मोटरसाइकिल सवार द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जिसके बाद पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में सिखलाई विधि से उक्त व्यक्ति के पैर में गोली मारी गई। उसके बाद उक्त व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसका नाम आनंद पुत्र प्रहलाद निवासी औरैया है। उक्त व्यक्ति के ऊपर जिला मऊ के थाना घोसी में क्राइम नंबर 20/25 पंजीकृत है, जिसमें उसके ऊपर सोना व चांदी चोरी करने का आरोप है, जिसमें उसके 2 साथी पहले ही जेल जा चुके हैं। वह उक्त व्यक्ति के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित था, जिसको अकराबाद की पुलिस द्वारा मुठभेड़ में पकड़कर जेल भेजा जा रहा है।
और खबर संभल से है, जहां जियाउर रहमान बर के अवैध मकान का पूरा मामला है। मामले में आज संभल एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि बर को आज दाखिल करना है सही नक्शा जमा करने में विलंब पर कोर्ट जुर्माना लगा चुका है। कोर्ट लगा चुका है सांसद पर 1000 का जुर्माना, जहां केस में अब तक 2 बार जुर्माना लग चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जमा करने में विलंब पर कोर्ट जुर्माना लगा चुका है और 2 बार जुर्माना लगाया जा चुका है। देखिए, केस में अब तक 2 बार जुर्माना लग चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जियाउर रहमान बर के अवैध मकान के मामले से जुड़ी यह खबर है। संभल का ये पूरा मामला है। मामले में आज संभल एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां बर को आज सही नक्शा दाखिल करना है। इससे पहले भी देखिए नक्शा दाखिल करना था, लेकिन उनके द्वारा नहीं किया गया। जमा करने में देरी हुई, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से जुर्माना लगाया गया। कोर्ट सांसद पर 1000 जुर्माना लगा चुका है और देखिए 2 बार ये जुर्माना लग चुका है। एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होनी है और मकान का सही जो नक्शा है वो दाखिल करना है। जियाउर रहमान बर के अवैध मकान से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और खबर शामली से है, जहां एआरटीओ खनन अधिकारी की लोकेशन आउट हुई है। लोकेशन आउट करने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बादशाह रोड लाइन के नाम से ग्रुप चलाते थे, जहां ओवरलोड वाहनों की लोकेशन शेयर करते थे। हरियाणा, शामली आदि जिलों के 54 लोग जुड़े हैं। ट्रक मालिकों से प्रति गाड़ी के हिसाब से रुपए लेते थे। सदर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने कार्रवाई की है। और खबर हापुड़ से है, जहां लिफ्ट देकर 9 लाख रुपए की लूट का ये पूरा मामला है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज किया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीमें गठित की गई हैं। एक महिला सहित 3 बदमाशों ने लूट की थी। बता दें कि एमवी एग्री इंडस्ट्रीज के मुनीम से ये लूट हुई थी, जहां पिलखुवा कोतवाली के रिलायंस रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक महिला सहित 3 बदमाशों ने लूट की थी। एक उदयराम जी हैं, जो कि एक इंडस्ट्री में मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। ये बाहर गए थे फैजाबाद और वहाँ से कैश लेके आ रहे थे, जो कि इनका कहना है। और 2 बार उन्होंने बस चेंज करके फिर डासना में उतरे हैं। डासना मसूरी में ही इनको एक गाड़ी ने ऑफर किया कि इनको छोड़ देंगे, तो ये लिफ्ट लेकर आए हैं रिलायंस रोड पर। ये करीब 1:15 बजे की घटना बता रहा है कि उन्होंने गाड़ी से उतार के इनको आगे बढ़ने के लिए कहा और मेरा बैग लेके चले। ये अट्टेबाजी टाइप की हुई है। इसमें ससंगत खिताब में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और टीमें लगा दी गई हैं। और खबर सीतापुर से है, जहां पत्नी के मायके जाने से परेशान पति ने छज्जे में फांसी लगाकर जान दे दी है। कुछ दिनों से पति पत्नी में विवाद चल रहा था। मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के फरीदपुर का मामला बताया जा रहा है। तो कुछ दिनों से दोनों में विवाद चल रहा था और पति लंबे समय से परेशान चल रहा था और उसने अपनी जान दी है। और खबर नोएडा से है, जहां दिल्ली के मेट्रो यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। अब अलग अलग मेट्रो कार्ड की झंझट खत्म होने जा रही है। एनएमआरसी चेयरमैन लोकेश एम ने यात्रियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। जल्द ही एक ही कार्ड से दोनों शहरों की मेट्रो में सफर किया जा सकेगा। और खबर प्रतापगढ़ से है, जहां रजिस्ट्रार ऑफिस में मारपीट और फायरिंग का पूरा मामला है। फरार ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह पर इनाम घोषित किया गया है। सुशील सिंह पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। ब्लॉक प्रमुख समेत 6 लोगों पर इनाम घोषित हुआ है। सभी का पुलिस ने आपराधिक इतिहास खोला है। पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख के घर से वाहन उठाए हैं। बैनामा रोकने के लिए भाइयों को गोली मारी थी। रजिस्ट्रार कार्यालय से सड़क तक फायरिंग हुई थी। तो देखिए, कार्यालय से सड़क तक गोलियां चलाई गई थी, जिसका पूरा वीडियो सामने आया है। तो ब्लॉक प्रमुख पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। प्रतापगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां घर से पुलिस ने वाहन भी जब्त किए हैं। काफी तेजी से जांच पड़ताल इस मामले में की जा रही है।
तो रजिस्ट्रार ऑफिस में फायरिंग का ये पूरा मामला है और इसी मामले में अब इनाम घोषित किया गया है। और ये देखिए जेसीबी के जरिए वाहन जो है वो भी जब्त में लिया गया है। और सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, क्या ये पूरा मामला है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? जी आपको बता दें पूरा मामला ये पट्टी कोतवाली के रजिस्ट्रार ऑफिस कार्यालय के सामने का मामला है, जहां पर कल बैनामा कराने आए ब्रजेश तिवारी और उनके साथियों पर मारपीट हुई। वहीं स्थानीय जो बाबा बेलखर नाथ धाम के ब्लॉक प्रमुख हैं सुशील सिंह, जो कि पूर्व मंत्री के करीबी भी बताए जाते हैं, बताया जा रहा है कि बैनामा कराने से उसको रोका जा रहा था। इसी को लेकर उसको मारा पीटा गया, उसमें सरेआम दिन दहाड़े फायरिंग की गई। करीब आधा दर्जन राउंड फायरिंग हुई है, उसमें 2 सगे भाई को गोली लगी है। इसी मामले को लेकर एसपी भी मौके पर पहुंचे थे और जो उसके बाद बताया जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख फरार हो गया है और इसी को लेकर एसपी ने उनके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया है। करीब आधा दर्जन लोगों के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी पर अभी थोड़ी देर पहले आईजी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, वहां निरीक्षण किया जा रहा है और भी पुलिस बल के घर पे पहुंची और करीब आधा दर्जन वाहनों को जब्त कर लिया है और कई लोगों को हिरासत में आगे भी कार्रवाई की जा रही है। सुधीर, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। मैनपुरी में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों की नींव की खुदाई के दौरान चांदी के सिक्के मिले। इस दौरान चांदी के सिक्कों की जांच एएमआई ने की, जहां एडवर्ड और जॉर्ज पंचम के नाम की मुहर लगी है। बता दें कि यह खुदाई हरिश्चंद्र के आवास पर हुई थी और मटकी खोलने पर 90 चांदी के सिक्के मिले हैं। मामला बिकवा थाना क्षेत्र के सहारा गाँव का बताया जा रहा है। और नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, क्या ये पूरा मामला? देखिए, जो हरीश चंद्र है इसको पीएम आवास के तहत एक आवास की योजना का लाभार्थी बना था, जिसकी लेकर उसने लाभार्थी ने अपने घर की नींव खुदाई के लिए जेसीबी और ट्रैक्टर को बुलाया था। तो जेसीबी और ट्रैक्टर से नींव खुदाई के दौरान 90 चांदी के सिक्के मिले थे, जो आपस में लोगों ने बंदरबांट कर लिया था। गांव में सूचना पहुंची, सूचना के बाद में ये मामला गर्म हुआ। उसके बाद में जो स्वामी था, मकान स्वामी, उसको बुलाया गया। उसके बाद में उसको भी कुछ सिक्के दिए गए।